So graphical representation is very important in descriptive statistics, क्योंकि इसके थ्रू आप विजुअली देख सकते हो कि डेटा का स्प्रेड क्या है, डिस्पर्जन क्या है, डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है डेटा की, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे आती है डेटा की। तो ये सारी चीजें आप प्लॉट करके देख सकते हो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीन मेन प्लॉट आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो कि हैं हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स। इसके अलावा आपको बार चार्ट भी मिल जाते हैं, लाइन चार्ट मिल जाते हैं, पाई चार्ट मिल जाते हैं। बट ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी दिखाने के लिए, या फिर रिलेशन दिखाने के लिए ये सारे प्लॉट्स यूज में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम से। सो हिस्टोग्राम, इट डिस्प्लेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो हिस्टोग्राम जब आप प्लॉट करते हो तो आपको डिफरेंट बिन्स दिख जाते हैं। हिस्टोग्राम अगर आपने नहीं देखा हो तो इस टाइप का हिस्टोग्राम होता है। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपको डिफरेंट बिन्स मिल जाते हैं। इनको हिस्टोग्राम के लैंग्वेज में बिन्स कहते हैं। और यही जब दूर दूर होते हैं तो ये बार्स हो जाते हैं बार चार्ट में। सो दिस इज टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस डेटा। जैसे कि अगर हमें डेटा मिला है, कुछ डेटा हमारे पास है जिसमें जो डेटा है वो 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, 3, 4, 5 एंड 6। सो हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम डेटा को डिवाइड करता है इंटरवल्स में, बिन्स में। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो इंटरवल्स को, और वाई एक्सिस पे शो करता है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे मिल जाता है फ्रीक्वेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका डेटा आ जाता है 10, 20, 30 एंड 40। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में जितना डेटा है वो है 20, 1 से 2 के बीच में जितना डेटा है वो है 30। तो ये क्या है, काउंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था डिटेल में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर आपके डेटा सेट में जैसे इस तरीके के वैल्यू हैं, ओके, सो सपोज इसी तरीके से आपके डेटा में वैल्यूज हैं जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो उनका काउंट जो है वो है 20। सो यहाँ पे बिन बना है 0 से 1 के बीच में 20। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में जितने आपका कंटिन्यूअस डेटा है वो है 30 काउंट पे। 2 से 3 के बीच में जितने डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 40। इसी तरीके से आगे इंटरवल्स की भी। तो फ्रीक्वेंसी और डेटा वैल्यूज के इंटरवल को मिला के ही आपका ये हिस्टोग्राम बनता है। यहाँ पे आपको बिन मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 बिन है। आप बिन के काउंट को चेंज भी कर सकते हो जब आप प्लॉट करते हो हिस्टोग्राम। जब हम ये पाइथन इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हम हिस्टोग्राम का जब बिन के काउंट चेंज करते हैं तो अपीयरेंस भी इसकी चेंज रहती है। मेन जो डेंसिटी ग्राफ रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। आप यहाँ पे स्मॉल बिन्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से 1 की इंटरवल लिया है, तो मैं 0 से 0.5 और 0.5 से 1 का भी इंटरवल ले सकती हूँ, ठीक है। तो वहां पे बिन का जो काउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हिस्टोग्राम की हेल्प से आप डेटा का शेप देख सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी देख सकते हो और स्प्रेड देख सकते हो। सो सपोज कीजिए आपके पास इस डेटा में अचानक से कोई वैल्यू आ जाती है अराउंड 50, ओके। सो 50 टू 60 आपकी कोई वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे आपका जो डेटा है अब वो यहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, आउटलायर होता है। सो हिस्टोग्राम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आउटलायर्स एंड स्क्यूनेस। अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप से स्क्यूनेस के बेसिस पे हिस्टोग्राम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो डेटा आपको मिल रहा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे एक आउटलायर है। तो जब भी आपके डेटा में आउटलायर प्रेजेंट होगा तो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सो टाइप्स ऑफ स्क्यूड हिस्टोग्राम, स्क्यूनेस के बेसिस पे हिस्टोग्राम को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। सबसे पहले है सिमेट्रिक, सेकेंड इज राइट skewed and third is left skewed histogram। जो सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में मिल जाता है, ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे उसमें हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो चलिए इन तीनों हिस्टोग्राम को देखते हैं कि ये किस टाइप से विजुअली दिखते हैं और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
So this is the symmetric histogram, this is the right skewed histogram and this is the left skewed histogram. तो जब भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे हिस्टोग्राम के फॉर्म में तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो इन्हीं तीनों टाइप का मिल सकता है, ठीक है। या तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा या तो आपको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जो कि राइट में होगा या तो फिर लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसका हम डेंसिटी प्लॉट बनाए तो वो कुछ इस टाइप का होगा। सो नाम से ही क्लियर है, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है अराउंड द सेंटर। अगर हम यहाँ पे लाइन खींच दें और यहाँ पे देखें लेफ्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और राइट का डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों इक्वली सेम है। ओके, सो दिस इज द सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे अगर हम मीन मीडियन मोड की बात करें, सो मीन मीडियन मोड ये सारे क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन मीडियन मोड आपको सेंटर में आपको इस यहाँ पे आपको मीन भी मिल जाता है, मीडियन भी मिल जाएगा और मोड भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड आपका सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होता है। मतलब इन तीनों वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये अराउंड अप्रॉक्स सेम ही वैल्यू होते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेटा जो है वो दोनों साइड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे आपको एक बेल शेप का कर्व मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का बेल शेप का कर्व मिले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वो हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम जो बनेगा वो हो जाता है सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। सो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेल जो गया है वो राइट साइड में गया है। इसका मतलब आउटलायर्स जो प्रेजेंट हैं वो राइट साइड ऑफ द हिस्टोग्राम के प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको जो जितना वैल्यूज मिल रहा है ये क्या है, आउटलायर्स। ओके, तो जितना आपका मेन डेटा होता है वो होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल मेन डेटा है और यहाँ पे आपके आउटलायर्स आ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। ओके, तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो आपको यहाँ पे मीन अराउंड 2.05 मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो दिस इज द मीन 2.05। और मीडियन की बात करें हम तो मीडियन आपको यहाँ पे मिल जाता है 1.7 के अराउंड जो कि आपका यहाँ पे होगा। ओके, सो दिस इज द मीडियन एंड दिस इज द मीन। तो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम के केस में आपका जो मीन होता है हमेशा वो मीडियन से बड़ा ही होता है। ओके, सो दिस इज द केस फॉर द राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम को आप पॉजिटिव स्क्यूड भी कह सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड हिस्टोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट है लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम का जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको जो टेल मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो टेल मिल जाता है वो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। इसका मतलब आउटलायर जो प्रेजेंट है वो आपको लेफ्ट में मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी आउटलायर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट साइड में और जो डेटा कंसंट्रेटेड होता है वो होता है आपका राइट साइड में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। इस केस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मीन मीडियन से छोटा मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है इसका। यहाँ पे राइट स्क्यूड में मीन बड़ा था मीडियन से, उसी तरीके से लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, मीडियन बड़ा होता है मीन से। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ स्क्यूड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोड्स। सो नंबर ऑफ मोड्स के बेसिस पे हिस्टोग्राम 3 टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनी मॉडल, सेकेंड बाई मॉडल and third is multi-modal histogram. So अगर मैं यहाँ पे एक डेंसिटी प्लॉट बनाऊं तो आप देख सकते हो इसका जो पीक है वो एक सिंगल पीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पीक मिलता है। बाई मॉडल केस में आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी प्लॉट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 2 पीक मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है बाई मॉडल। मल्टी मॉडल केस में आपको कोई पीक ऐसे दिखता नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे पीक्स मिल जाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसी डेंसिटी प्लॉट बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पीक वैल्यूज है, राइट। तो एज सच हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे सिंगल पीक वैल्यू है। ओके, तो ये है मल्टी मॉडल। तो ये सिंपल हिस्टोग्राम है यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल।
सो बॉक्स प्लॉट, इस टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, उन्हें बॉक्स प्लॉट कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाता है जो कि IQR रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q3 वैल्यू है और Q1 वैल्यू है, ठीक है। सो जो बॉक्स होता है वो होता है IQR, जो कि होता है Q3 माइनस Q1। सो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो आपको IQR मिल जाता है, ओके। सो बॉक्स प्लॉट इज यूजफुल टू शो the spread of the data, the spread of data and identifying outliers, identify outliers। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज हैं ये क्या है, आउटलायर 1 एंड आउटलायर 2। जो भी हमने डेटा सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसमें दो आउटलायर्स प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे 15 के अराउंड है और एक 13 के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन मिल जाती है जो कि है मीडियन की लाइन, ओके। सो जो बॉक्स होता है वो बॉक्स तो पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो बीच में जो लाइन होती है वो होती है मीडियन की लाइन, ठीक है। अब अपर विस्कर होता है और यहाँ पे आपको एक लोअर विस्कर मिल जाता है। तो विस्कर की वजह से यहाँ बॉक्स प्लॉट को आप विस्कर प्लॉट भी कह सकते हो, विस्कर प्लॉट। सो यहाँ पे आपको ये अपर विस्कर मिल जाता है, ये लोअर विस्कर मिल जाता है। अब इसकी जो हाइट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो अपर विस्कर की कैलकुलेट होती है इस तरीके से Q3 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसी तरीके से जो लोअर विस्कर की हाइट होती है वो Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, ओके। सो इसके बियॉन्ड जो भी वैल्यूज आती है, जो भी अपर विस्कर और लोअर विस्कर के बियॉन्ड जो भी वैल्यूज आती है वो एज अ आउटलायर ट्रीट होती है, ओके। तो डेटा में जब हम अपर विस्कर और लोअर विस्कर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके अलावा जितनी वैल्यूज बचती हैं वो होती हैं आउटलायर्स। तो बॉक्स प्लॉट बहुत ही अच्छा वे है आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने का कि कोई भी डेटा में कितने आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपका 50% ऑफ द डेटा जो होता है वो आपका बॉक्स में लाई करता है, ठीक है। सो बॉक्स प्लॉट को आप 5 समरी स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 स्टैटिस्टिकल वैल्यू मिलती है। पहली तो हो गई आपकी मीडियन, फिर हो जाता है आपका Q1 Q3 जो कि है 25%, 75%, और उसके अलावा आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है बॉक्स प्लॉट से। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉक्स प्लॉट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग द relationship between two continuous variables। सो सपोज आपके पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और आपको उनके बीच का रिलेशनशिप देखना है कि एक वेरिएबल के चेंज होने पे सेकेंड वेरिएबल चेंज होता है या नहीं, और किस तरीके से चेंज होता है। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, स्कैटर प्लॉट प्रोवाइड करता है विजुअली। सो स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं ऑल ओवर द एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको वेरिएबल 1 मिल जाता है और वाई एक्सिस पे आप वेरिएबल 2 को प्लॉट करते हैं। तो जो सिंगल पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का। सपोज मेरा जो वेरिएबल 1 है वो है 10 और वेरिएबल 2 है वो है 20। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 10 लिया है और यहाँ पे मैंने 20 लिया है, तो जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का उस टाइम का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, ओके। सो इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट को प्लॉट किया जाता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को देखते हुए। सो स्कैटर प्लॉट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स एंड अंडरस्टैंडिंग strength and direction of the relation। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन से क्या मतलब है, डायरेक्शन मतलब
पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हम स्कैटर प्लॉट से देख सकते हैं। कोरिलेशन को आगे हम और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डिफरेंस होता है कोवेरिएंस से। अभी के लिए हम कैसे कोरिलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को स्कैटर प्लॉट के थ्रू प्लॉट करते हैं, देखते हैं, ये समझते हैं। सो रिलेशनशिप कैन बी positive, negative and no relation. Okay, positive correlation, negative correlation and third one is no correlation. अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है? जब भी आप स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करते हो किसी डेटा के लिए और डेटा आपका इस वे में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, तो वहां पे हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोई वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, तब आपका वहां पे निगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। और यहाँ पे ना कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ना कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे नो कोरिलेशन होता है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में क्या होता है? सो सपोज वेरिएबल 1 आपने एक्स एक्सिस पे शो किया है और वेरिएबल 2 आपका है वाई एक्सिस पे, तो वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या मतलब है? अगर वेरिएबल 1 इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 डिक्रीज होगा। ओके, और नो कोरिलेशन में वेरिएबल 1 का इफेक्ट वेरिएबल 2 पे कुछ भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 भी इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल 1 इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 कोई भी रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं कि वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो स्कैटर प्लॉट को और इनहेंस किया जा सकता है रिग्रेशन लाइन अगर हम फिट कर दें यहाँ पे, तो दिस इज द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैटर प्लॉट विथ आउटलायर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके डेटा सेट में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्कैटर प्लॉट प्लॉट करोगे उनका, तो आपको आउटलायर्स कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल ट्रेंड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आउटलायर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दोनों डेटा जो वैल्यू है वेरिएबल 1 की वेरिएबल 2 की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव रिलेशन। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आउटलायर्स और वो किस तरीके से अफेक्ट करता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस को।